because I will not be able to repeat it again and again. तुम्हारा बैच विल बी, तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा अगर मैं हर एक लाइन रिपीट करते रहूं, ठीक है? ओके, सो एज आई वाज सेइंग, some of these nested coffins, they had those things जिन्हें हम रिचुअल्स या राइट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है? जो हम कोई इम्पोर्ट, जिसका एक सिग्निफिकेंस होता है. सो द फर्स्ट, basically the first coffin, the first nested coffin which Howard Carter opened, उसके अंदर he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves. ठीक है? shroud मतलब कफन होता है. wild celery, lotus petals and cornflowers. तो एक कफन रखा हुआ था, कफन के साथ उसमें कफन के ऊपर there was like मालाएं बने थे, willow leaves and olive leaves का, wild celery, lotus petals and cornflowers का. ठीक है? these are typical plants and all जो इजिप्ट में मिलता है, ठीक है? and these were an evidence that the burial took place in March or April. So we don't know much about King Tut, but हमें ये चीज पता है, इस ये चीज समझ आ गया है कि क्षितिज एक सेकंड, ये चीज हमें एटलीस्ट पता चल गया है कि whenever he died in the months of March or April, ठीक है? because he got a summer burial. Okay, now what are you asking? नहीं, जो भी पैसा मिला है एंड पैसा एज इन नॉर्मली तो कैश के हिसाब से नहीं मिला है ना. देयर वर लॉट्स ऑफ गोल्ड ऑब्जेक्ट्स. ऑल द गोल्ड ऑब्जेक्ट्स दे ऑल वेंट टू द म्यूजियम, ठीक है? ऑल द गोल्ड थिंग्स, द आर्टिफैक्ट्स, जो भी मिला सब कुछ म्यूजियम को ही मिला. उसमें से मैक्सिमम ऑफ द कलेक्शन हैज बीन टेकन अवे बाय द म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड, ठीक है? इंग्लैंड के म्यूजियम्स, the royal art, the royal art house of London, ठीक है? and a few of the things, the more important things, वो सब रह गया है इजिप्ट में. और अभी तो टूटन खामून का खुद का बेरियल चेम्बर ही एक म्यूजियम बन गया है, ठीक है? इज दैट क्लियर? सो वन ऑफ द फर्स्ट nested coffins में क्या क्या था? all the things that indicate it was a burial that took place in the months of March or April, as in it was a summer burial, ठीक है? When he finally reached the mummy though, he ran into trouble. The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later, what can be done? So this is something I think I had explained last class. The resins, as in the ritual resins, the wax जो use किया गया था, वो नीचे जाके जमा हो गया एंड वो सॉलिडिफाई कर गया है. इतना सॉलिडिफाई हो गया है कि टूटान खामून का जो ममी है, द बॉडी, उसको बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो गया था. नाउ कार्टर वांटेड टू रिमूव द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज इफ ही वुड हैव केप्ट इट, कोई ना कोई लुटेरे अंदर आके they would have cut the body into pieces and they would have just thrown the body or burned the body and they would have taken away everything that was made of gold. इसीलिए he needed to remove all those things, he needed to take the body out. अभी बॉडी को निकालना इम्पॉसिबल था. सो व्हाट डिड ही डू? ही टुक द कॉफिन आउटसाइड इन द हॉट सन और वहां रख दिया सोच के कि वो रेजिन मेल्ट कर जाएगा. लेकिन वो रेजिन मेल्ट नहीं हुआ, लेकिन वो मम्मी थोड़ा सा डिकम्पोज करने लगा, बिकॉज वो अंदर इट वॉज इन एन ऑलमोस्ट लाइक एन एयर टाइट प्लेस, इसीलिए वो डिकम्पोज नहीं कर रहा था. बट बाहर उसे धूप में रख दिया, सैंड डस्ट में रख दिया गया, वो हल्का सा डिकम्पोज करने लगा. उसके बाद कार्टर रियलाइज कि इससे भी तो नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं? देन ही टुक अ वेज, ठीक है? एक क्लेवर बोल के एक मशीन होता है या एक काइंड ऑफ टूल होता है, जिससे वो बॉडी को लिटरली उसे काट दिया. ही रिमूव द हेड, ही रिमूव द जॉइंट्स, जितने भी मेजर जॉइंट्स थे, एल्बो के जॉइंट्स एंड पैर के जॉइंट्स, पेल्विक जॉइंट, वो सबको अलग कर दिया. he removed all the gold and then he placed all the entire body. अभी वो जॉइंट अलग अलग हो गया है, उस पूरा चीज को वो प्लेस कर दिया सैंड में,
ठीक है. He doesn't decompose due to fossil. नहीं, वैसा कुछ नहीं है. Decomposition के लिए you need to have bacteria. For anything to decomposition for anything to decompose you need bacteria. Airtight places में bacteria नहीं आ सकते हैं. It was an airtight compartment, and more importantly that resin उसे kind of और भी ज्यादा उसे encase करके रख दिया था. वो resin के अंदर से तो bacteria grow नहीं हो सकता है, इसीलिए वो decompose नहीं हो रहा था. Of course 100% तो full proof कुछ होता नहीं है. Over the years थोड़ा तो decompose हुआ ही है. ठीक है, 3,500 साल में थोड़ा तो decompose definitely हुआ था. Okay. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. For several hours, I'll come back to this map later. Okay? For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 Fahrenheit. Nothing budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. So he realized he had only one option, that is chisel the resin away. अभी resin को chisel करना difficult होगा, इसीलिए उसके लिए kind of he एक wedge जैसा he created. He put it inside the body and he almost tore the body up. ठीक है, body को almost तोड़ते हुए वो ऊपर ले आया. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. Circumvented मतलब guards को तुम अगर चौकन्ना रहने भी बोलो, ये thieves तो बहुत चालाक होते हैं, वो उन्हें बेवकूफ बना के somehow they would have entered the burial chamber, and then they would have taken away all the things, they would have destroyed the body. ठीक है? In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped that they could take their riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods. अभी उसके सर से पांव तक he was covered in gold. Covered in gold as in he was wearing so many gold ornaments. ठीक है? क्या क्या पहना था ये पूरा लिखा हुआ है. Precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his finger and toes, and now the iconic inner coffin and mask. This is the one जिसका picture मैंने तुम्हें last class भेजी थी. All of pure gold. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. तो ये सब ज्वेलरी उससे निकालने के लिए what did they have to do? They had to remove the head. They had to cut off every major joint ताकि वो गोल्ड को अलग कर सके. ठीक है? Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. फिर उसे एक बॉक्स के अंदर उसी के कॉफिन के अंदर एक वुडन बॉक्स के अंदर बालू के ऊपर बॉडी को लिटा दिया गया और आज तक उसका बॉडी वैसा ही है. Because supposedly the sand will soak up all the moisture and everything, and it will keep it dry. ठीक है? And that is the reason आज भी उसका बॉडी को उसी जगह में रखा गया है. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. Now the writer is saying कि पहले का archaeology और आज का archaeology बहुत अलग है. पहले archaeology was more like treasure hunting, where there would be this archaeologist as smart as Indiana Jones or something. ठीक है? And he would really care only about the treasure. More than the science, he would care about the treasure. आजकल लेकिन ट्रेजर पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है. आजकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है. द हिस्ट्री दैट यू गेट टू नो फ्रॉम द वॉट एवर यू आर डिस्कवरिंग, उससे जो हमें उसके बारे में पता चलता है, द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, दैट इज मोर फोकस नाउ. ठीक है? Archaeology has changed substantially in the intervening decades.
focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. आजकल के आर्कियोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे प्रॉपर टूल्स है. दे हैव लेजर कटर्स एंड वो सब चीजें जिससे वो आराम से दे कैन रिमूव वॉट एवर ममीज और बॉडीज दे वॉन्ट. उस जमाने में उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था. आज दे इवन हैव ऑल द मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे सीटी स्कैन्स एंड वो सब चीजें. उस जमाने में कुछ नहीं था, इसीलिए उन्हें बस गैस करना पड़ता था. ठीक है. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. So this is something that was discovered after his mummy was x-rayed in the 1960s. एक्सरे मशीन कार्टर के जमाने में नहीं था, तो कार्टर को जितना भी थोड़ा सा दिख पाया वो ऊपर से ही जज करके देख लिया कि बॉडी कैसा है. बट लेटर ऑन वंस द एक्सरे मशीन एंड ऑल वर इन्वेंटेड एंड ऑल, उसके बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने रिक्वेस्ट करके ही गॉट द ममी ऑफ टूटानखामुन एक्सरेड. और तभी एक स्टार्टलिंग फैक्ट पता चला कि उसका जो ब्रेस्ट प्लेट है, ब्रेस्ट प्लेट एज इन जिसे स्टर्नम कहते हैं, that and a few of his front ribs, they were missing. अभी ये जो missing है, we don't know that they were missing because of what Carter did. Maybe वो तोड़ दिया or something, और उसका पहले से ही कुछ missing था. ये भी हो सकता है कि when he was being buried तभी कुछ टूट गया, हो ही सकता है. और मे बी जब वो यंग था, when he was alive, he might have had an accident or something. We are not very sure कि exactly when what happened. Is that clear, everybody? Is that clear, everybody? Yes, ma'am. Okay. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. Do you guys know what a CT machine is? Has anybody experienced a CT scan? तुम में से? मैम सीटी स्कैन जिसमें मतलब हमारे बॉडी का अंदर का पूरा एक आ जाता प्रिंट के हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली वो तुम्हारा वो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी बेसिकली क्या होता है. दे टेक मल्टीपल इमेजेस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, दे टेक मल्टीपल इमेजेस ऑफ योर एंटायर बॉडी और दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जो जिसको स्कैन किया जा रहा है. ठीक है. फिर एक कंप्यूटर के अंदर वो ये कंप्यूटर में समहाउ वो सब इमेजेस एक साथ होके इट काइंड ऑफ फॉर्म्स उसको एक वर्चुअल एक उसे उसे वर्चुअली रिकंसिडर किया जाता है. ठीक है. एंड समहाउ द बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड और समथिंग, एंड यू गेट टू नो कि तुम्हारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम है. if you have a problem in some internal organ, in his case internal organs तो पता नहीं चलेगा, but you'll get to know about the bones and different things, whether something is missing or not. ठीक है. Okay. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? Could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? This is the writer is asking. Will the CT scan reveal these two answers, these two questions जो सालों साल लोग ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे मरा? How did he die? Was it an accident or not? Or was it a murder? It can be anything. And how old was he exactly at the time of his death? ठीक है. King Tut's demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. He was technically not the last of his family's line, but jo bhi ho, he was one of the last great kings or famous kings of his dynasty. और उसका dynasty खत्म हो गया with his death. ठीक है. By the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. But how he died and उसके बाद उसके मरने के बाद exactly क्या हुआ वो ज़्यादा clear नहीं है. ठीक है. Now this is the part which I had already described to you people. मैं तुम लोगों को पहले last class में already बता चुकी थी
तो मैं ये डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आई जस्ट रीड इट आउट एंड most of you know कि what is this. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, father or grandfather because exactly वो जो blood line है वो properly उसे tree out करना is difficult. इसीलिए it's expected कि most probably he was Amenhotep III was the grandfather of Tut. ठीक है? Was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. तो उसके grandfather was a very very successful ruler, very loved ruler, सब कुछ बहुत सही था. उसके grandfather के मरने के बाद जब उसके father आए on the throne, that was one of the worst period for Egypt that time because uske father brought about a lot of changes. The new मैम हाँ बोलो. मैम ये जो चूंकि मैम फादर और ग्रैंडफादर लिखा हुआ है मैम इस लाइन के अकॉर्डिंग तो यही पता चल रहा है वो ग्रैंडफादर ही होगा क्योंकि मैम उसका फादर में मैम इतना मतलब कि अपने ब्रदर को सिखाता था मैम ऐसे वगैरह तो मैम इसमें तो ग्रैंडफादर ही पता चल रहा है। देखो ग्रैंडफादर हमें लगता है बट वो फादर भी हो सकता है क्योंकि उसके जो फादर जिसको हम एखनातन को उसको फादर बोल रहे हैं वो उसका फादर भी हो सकता है उसका भाई भी हो सकता है ओके मैम। क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड इजिप्शियंस वर उन लोग अपना ब्लड लाइन को प्योर रखते थे दे वुड ऑलवेज गेट मैरिड टू देयर सिस्टर्स एवरी इजिप्शियन pharaoh would marry only their sisters. They would keep their bloodline extremely pure. And that is the reason every fourth or fifth generation पागल पैदा होता था. ठीक है? Okay. ओके मैम। The new pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, now known as Amarna. So I had told you the king came, the new king came और वो तीन changes किया. अपना नाम बदल दिया, अपने बच्चों का नाम बदल दिया. He changed the capital from Thebes to Akhetaten, a new capital जो वो खुद अपने नाम पे अपने नाम से भी ज्यादा अपने भगवान के नाम पे बनाया. More importantly उसने religion change कर दिया. Religion बस change ही नहीं किया वो पुराने जो भगवान थे आमून जो loved भगवान थे उनके सब मूर्तियां जलाने लगे and बर्बाद करने लगे. हाँ आदित्य बोलो कुछ पूछना है. आदित्य I guess you were raising your hand. Okay, ठीक है. So these are the changes which Akhenaten made. ठीक है? He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor. So Luxor और जो पुराना कैपिटल था थीबीज, ठीक है, वहां अभी अभी इजिप्ट में जैसे इजिप्शियन कल्चर के बारे में बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स खुल चुके हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स खुल चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज म्यूजियम्स एंड रिसर्च सेंटर्स कहाँ के हैं? यूएस एंड यूके के हैं. ठीक है? सो दीज आर द हिस्टोरियंस जो उसके बारे में बोल रहे हैं. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. So this family of the 18th dynasty में जितने भी किंग्स थे वो सब बहुत सालों से ऑलमोस्ट 100 सालों से वो रूल कर रहे थे. दे वर वेरी लव्ड किंग्स और सडनली उनमें से एक पागल हो गया. इतना पागल हो गया कि वो पागलों जैसा बिहेव करने लगा. ही चेंज्ड एवरीथिंग व्हिच नोबडी कैन इवन इमेजिन. उतना चेंजेस ले आया. After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace. Nobody knows Smenkhare कौन है. बहुत लोग कहते हैं कि वो टूटनखामुन का भाई है. He is Akhenaten's son. Nobody knows for sure. ठीक है? And then a very known Tutankhamun took the throne. A very young Tutankhamun took the throne. King Tut, as he is widely known today.
The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. So once Tutankhamun came to the throne, वो राजा बन गया. वो रियलाइज किया कि मेरे फादर ने जितना भी गलतियां किया था, जितना भी चेंजेस किया था, I have to change it again. Only then will the country love me. And thus he changed every decision that his father had taken. वो कैपिटल वापस चेंज कर दिया, वापस पुराना कैपिटल हो गया, भगवान को भी वापस चेंज कर दिया और खुद का नाम को भी वापस चेंज कर दिया. ठीक है. Regardless of his fame and his speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Now, Tut is one of the most famous mummies, but he is not the only mummy in Egypt. At least 600 मम्मी 2003 तक डिस्कवर हो गए थे. उसके बाद भी 2003 से 2020 यू कैन अंडरस्टैंड और भी मम्मीज पक्का डिस्कवर हुए होंगे. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. So, up tak 600 mummies have been discovered, but now they want to know the mummies better. और इसीलिए नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, जिसका चैनल है, जिसका मैगजीन है, जिसका ये स्टोरी उसी मैगजीन का एक पार्ट है, वो एंड सीमेंस इज द इंजीनियरिंग कंपनी जिसने सीटी मशीन बनाया था, दोनों ने मिलके डोनेट किया दिस सीटी मशीन टू द म्यूजियम. ठीक है, द म्यूजियम एट इजिप्ट उसे डोनेट किया ताकि अभी सब मम्मीज का स्कैन हो सके, ताकि वो मम्मीज के बारे में तुम्हें और बेटर पता चल सके. ठीक है. King Tut is one of the first mummies to be scanned, in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. So one of the first mummies जिसको scan किया जा रहा है is the mummy of King Tut. So King Tut जिंदा जब थे तब भी he was always moving ahead because he was a king. मरने के बाद भी उसे first preference ही मिलता है. मतलब मरने के बाद भी और मरने के पहले ही he always उसका जो status था in society वो अभी भी same है. ठीक है. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross-section. Tut's head, scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. So, CT machine में head to toe scan किया गया, 1700 images को cross-section में set किया गया. ठीक है. जब वो फाइनली कंप्यूटर में दिख रहा है, वो बहुत ही एक वियर्ड फेस आ रहा है, एक रियल फेस जैसा बन के आ रहा है. और ये चीज सबको बहुत वियर्ड लग रहा है क्योंकि जो मम्मी को तुम अगर देखोगे उसमें तुम्हें कोई चेहरा नहीं दिखेगा, तुम्हें वो लाइक टूटा हुआ बोन्स दिखेगा. लेकिन वो जब इस मशीन के थ्रू स्कैन किया जा रहा है, मशीन उसे खुद ब खुद उसके बोन के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका एक लेयर बना रहा है, तो एक चेहरा ऑलमोस्ट उभर के आ रहा है. ठीक है. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of the gilded burial shrine were protected for so long. So I had already told you about the goddesses and the gods who are supposed to protect the pharaoh, who are supposed to protect the mummy. उन लोगों ने इतने सालों तक लाइक काइंड ऑफ इट्स लाइक अ रिलीजन, उन लोगों ने इतने सालों तक इस बॉडी को छुपा के रखा था, बट आज दुनिया को इसके बारे में पता चलेगा बिकॉज एक सीटी स्कैन हो रहा है. ठीक है, सीटी स्कैन होने वाला है. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके. द नाइट ऑफ द स्कैन, आज शाम के वक्त स्कैन होने वाला है. ठीक है. सो लेट मी जस्ट टेल यू, it's somewhere like agar burial chamber is here, if the burial chamber is here,
So their burial chamber is underground. I had already told you it's 26 feet underground. This is outside, this is the land. यहाँ से एक लिफ्ट जैसा है, एंड ऊपर देर इज अ काइंड ऑफ एक बड़ा सा ट्रेलर सेट किया गया है. ये ट्रेलर के अंदर इज द सीटी मशीन. सो उसे पहले नीचे से ऊपर लिया जाएगा. विल कम ऑन टू द ग्राउंड. ग्राउंड से एक छोटा सा लिफ्ट में he'll be going up in the trailer, और फिर वहां सीटी मशीन के अंदर he'll be put in. ठीक है. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pall bearers उन्हें कहते हैं जो kind of अर्थी को कंधा देते हैं. They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. Now, this is funny because remember कर्स क्या था? किसी को याद है कर्स क्या था? मैम शराब. मैम जो नहीं, कर्स क्या था? What was मैम the जो curse? उसकी नींद मैम जो उसको मैम मतलब जो कि जो भी इसको जगाएगा वो मतलब मर जाएगा, ऐसा कुछ था. Exactly. जो भी उसे डिस्टर्ब करेगा, जो भी यंग किंग का स्लीप को डिस्टर्ब करेगा, they will have a horrible end. ठीक है. They'll have a horrible death. आज किंग टट को कौन डिस्टर्ब करने आ रहा है? मैम मशीन सीटी स्कैन. यस मैम CT scan is supposed, the CT scanner is supposed to disturb him. क्या होता है? They place the body of King Tut on the CT scanning machine. अब याद रखना उसके बॉडी में डस्ट मतलब सैंड है थोड़ा बहुत. ठीक है. Because he is placed on a bed of sand. अभी ये सैंड जब जिस मोमेंट मशीन के अंदर बॉडी को रखा जाता है और अंदर ले लिया जाता है, वो मशीन के अंदर ना फैंस होते हैं जो काइंड ऑफ उसको लाइक वार्म अप होने से रोकता है. अभी ये जो छोटे छोटे सैंड के स्पेक्स है, ये छोटे छोटे जो सैंड के जो जो सैंड के टीयर ड्रॉप्स होते हैं जिसे कहते हैं, वो क्या करता है? वो उस फैंस के अंदर, वो मशीन के जो फैंस है उसके अंदर वो एंटर करता है और वो मशीन खराब हो जाता है. वो बेसिकली फैंस खराब हो जाता है. सो इफ यू बिलीव इन द कर्स ऑफ द मम्मी, यू विल बिलीव दैट व्हाट हैपेंड वाज द कर्स. ठीक है. सो इन लोग क्या करते हैं? इन लोग स्कैनिंग शुरू करते हैं. 20 मिनट बाद दो लोग आते हैं भागते भागते, नियर बाय ऑफिस जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो फैन खराब हो गया है, फैन के अंदर बालू घुस गया है. सो दे कम आउट विथ 2 प्लास्टिक फैंस जस्ट टू कीप इट नेक्स्ट टू द मशीन, ताकि मशीन हीट अप ना हो जाए. ठीक है. द $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked the guard nervously. ये वाला बात सुन के एक गार्ड काइंड ऑफ जोक करता है कि ये तो कर्स ऑफ द फैरो हो गया, लेकिन वो काफी नर्वस है क्योंकि वो गार्ड वो ये बात को बिलीव करता है. ही बिलीव्स इन द कर्स ऑफ द फैरो. सो ही इज ऑल्सो जस्ट जोकिंग नर्वसली बिकॉज ही थिंक्स कि अगर ये मशीन खराब हो गया तो कल मैं भी मर सकता हूँ. ठीक है. काइंड ऑफ इट्स दैट थिंग. Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen, who carried him back to his tomb. So 3 घंटे का प्रोसेस हुआ. 3 घंटे के बाद फाइनली उसका जब पूरा स्कैनिंग हो चुका है, दे टुक द बॉडी एंड द वर्कमैन उसे वापस नीचे म्यूजियम में रख के आ गए हैं. ठीक है. जहां ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3,300 years, वो वापस वहीं जाके वापस सो जाता है. ठीक है. Not to be disturbed again till a few years. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. जहां उसे लिटाया गया था 3,300 साल पहले, वो वापस वहीं पे अभी लेट गया है. ठीक है. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. So now that the scan has been done, वो scans के through they have been trying to understand the life and the death of King Tut. ठीक है.
A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several view of the rib cage, and a transection of the skull. But for now, the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawa smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. So once the entire scan took place, उसके पूरा उसके जितने भी bones remaining थे वो सबका proper scan हो गया और उसका like they have all the pictures and all. Zahi Hawass जो he was the director of the Museum of Antiquities, he was getting a bit nervous क्योंकि उसे लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर हो गया बाई चांस अगर मम्मी डिस्ट्रॉय हो गया या मशीन खराब हो गया कुछ ना कुछ अगर हो गया तो क्या होगा ठीक है बट नाउ व्हेन द एंटायर थिंग वाज ऑल राइट सब कुछ हो गया ठीक ठाक हो गया he is happy and he is saying कि now I can finally go to sleep. वो इसके पहले वाला रात नर्वसनेस के कारण पूरा रात सो नहीं पाया ठीक है Zahi Hawa smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. So now that everything is all right, he can go and relax. This is what I had told you is a mural. Mural matlab cave painting. जहां पे ये पेंटिंग है दिस इज द किंग एंड दिस इज द गॉड ठीक है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ हाइरोग्लिफिक हाइरोग्लिफिक मतलब राइटिंग कोई भी पेंटिंग के साथ लिखा रहता है भाषा ये जो दिख रहा है ऊपर दिस इज द भाषा ठीक है दिस इज द हाइरोग्लिफिक By the time we left the trailer, descended metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. सो बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हम लोग पढ़े थे कि कैसे बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स आ रहे थे एंड द एंटायर प्लेस वाज ग्रे इन कलर बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स इट वाज वेरी विंडी ऐसा लग रहा था कि नेचर वाज आल्सो एंग्री विद द पीपल कि व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द किंग स्लीप लेकिन जिस मोमेंट किंग वापस सोने चला गया स्कैनिंग हो गया है पूरा स्काई क्लियर हो जाता है देयर इज नॉट अ सिंगल like the wind had stopped and there was not a single cloud ठीक है The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion. Orion is a constellation. तुम लोगों को पता है constellations क्या होते हैं? You know what constellations are? Group of stars. Group of stars. ठीक है? Now group of stars. हाँ बोलो. मैम अलग अलग शेप का होता है मैम अलग अलग शेप का होता है और ग्रुप ऑफ स्टार्स को हर कल्चर बिलीव करता है कि वो उनके भगवानों का रूप होता है ठीक है यस मैम हर कल्चर ये बिलीव करता है इजिप्शियंस भी बिलीव करते थे तो जो ओरायन और द हंटर जो स्टार बना हुआ था ठीक है these people believed the Egyptians believed कि it was their god Osiris Osiris was the god of the afterlife उनका एक काम था जब लोग मर जाते थे उन्हें आफ्टर लाइफ में उन्हें हेल्प करना आफ्टर लाइफ मतलब जो जर्नी होता था उसमें ये भगवान उनका देखभाल करते थे सो किंग टट का जहां टूम है उसके जस्ट ऊपर वाज द कॉन्स्टलेशन ओरायन जो इजिप्शियंस बिलीव करते थे वाज ओसाइरस ठीक है द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ Just above the entrance of King Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. So, बहुत ही melodramatic way में the writer he ends saying that Osiris, the god of the afterlife, अभी भी 3,300 साल बाद भी, he is looking at the young boy, at the boy king, और उसे गाइड कर रहे हैं इन हिज आफ्टर लाइफ इज दैट क्लियर एवरीबॉडी Yes, ma'am. समझ आया सबको Yes, ma'am. ठीक है ये चैप्टर प्लीज एक बार पूरा पढ़ लेना एंड देन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स ठीक है इसे पूरा एक साथ पढ़ लेना एंड देन आस्क फॉर डाउट्स
Is that clear, everybody? Is that clear, everybody? Yes, ma'am. ठीक है. अभी किसी को कोई डाउट है as such? Nobody? ठीक है. Let's start with the next chapter. Now, before I start with the next chapter, let us discuss a few things. तुम्हारा टेस्ट कब होगा? टेस्ट एज इन किस चीज का टेस्ट, सार्थक? मैम मतलब जो भी चैप्टर हो रहा है मतलब क्विज ले लो आप कुछ भी. हाँ, मैं क्विज लूंगी. आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट बट मे बी आफ्टर अ फ्यू डेज. ठीक है. अभी इमीडिएटली मैं नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा बैच थोड़ा सा लैक कर रहा है. बाकी दो बैचेस थोड़े से आगे बढ़ गए हैं. तो देयर विल बी अ टाइम आई नीड टू स्टॉप दोस बैचेस. उनका मुझे कुछ और करवाना पड़ेगा ताकि तुम लोगों का सेम फुटिंग में ले आ पाओ. ठीक है. Once that is done, then I will be taking a quiz or a test types for all three batches. Is that clear, everybody? मैम बाकी बैच में ये चैप्टर खत्म हो गया. बाकी बैचेस में ये चैप्टर जो अभी हम लोग शुरू करने वाले ये खत्म हो चुका है और अगला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है. ठीक है. ठीक है. Okay. Ma'am, when you will give the notes? Yeah, I will be giving you the notes. I will be giving you the notes maybe in another like 2-3 weeks. Once let me complete like uh, approximately like 3-4 chapters from each book, फिर I'll be giving you the notes. ठीक है. Okay. First मैम of आप Ma'am, हर चैप्टर की करो. एक एक करके. हाँ उससे रिवीजन हो जाएगा उस चैप्टर. हाँ. क्या yes, ma'am. क्या बोल रहे हो? मैम आप हर चैप्टर का नोट्स मैम जब चैप्टर उसी के बाद हिस्से करो ना ताकि उससे रिवीजन हो जाता है. Yes, ma'am. साथ साथ कवर हो जाएगा. नहीं नहीं वो तो ठीक है बट मुझे नोट्स बनाने भी पड़ते हैं ना. आई नीड टू कीप द नोट्स अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं. तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम. क्योंकि ओके. क्योंकि एवरी ईयर तो क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं ना. सिलेबस में हल्का चेंजेस आते हैं. देयर आर सम न्यू क्वेश्चंस व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड एंड ऑल. ठीक है. ओके. सो आई वांट टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. This is a chapter from the book Snapshot. I hope all of you have the books. Those who don't have it, please at least Yes, ma'am. I hope बाकी सबके पास PDF है. ठीक है. Keep by this time तो अभी दुकानें सब खुल गए हैं. Please get a hold of a physical copy of a book. ठीक है. Okay. Before I start with the chapter, want to discuss a few concepts of history जो तुम लोग already पढ़ चुके हो. ठीक है. Things which you know. Can anybody tell me anything about the Holocaust? What is the Holocaust? किसे कहते हैं Holocaust? Ma'am, Nazi regime जब हुआ था जर्मनी में. The Nazi regime had brought about a genocide. Holocaust is basically the genocide. Genocide मतलब एक racial group को मार देना. The genocide of the Jews. ठीक है. मैम एनी बोलो. फ्रैंक में तुम लोग most of you have studied Anne Frank. तुम लोग तुम्हारा बैच तो Anne Frank का एक चैप्टर पढ़े हो. उससे ज्यादा तो नहीं पढ़े हो. एक चैप्टर ही पढ़े हो ना. हाँ. सो तुम लोग एन फ्रैंक्स डायरी का जो वो चैप्टर पढ़े थे उसमें यू गॉट टू नो अ बिट अबाउट एन फ्रैंक एंड अ बिट अबाउट द हॉलोकॉस्ट. द हॉलोकॉस्ट वाज द इवेंट of the genocide of Jews that took place in the Nazi regime. Now, even have usually from the same race, इसीलिए उसे genocide कहते हैं. Genocide मतलब एक जीन का culling, एक जीन का killing. ठीक है. The word we use for killing of a lot of people is called culling. ठीक है. Okay. So कोई भी एक genetic type का एक race का culling को हम लोग genocide कहते हैं. ठीक है. Okay. So the Holocaust had like
somehow a lot of Jews were killed all over Europe. It started in Germany. Many Jews left Germany and went away to neutral countries. तुम लोग सब ये पढ़े हो, you have most of you क्यों मतलब I think जो ICSE यस मैम, कोई राजा आया था मैम, उसकी मतलब की जो भी वो करवा जो भी पैसा वगैरह या कुछ काम मैम मतलब अच्छी तरह से नहीं चलता था, इसलिए वो छोड़ के चले गए थे उस शहर को। मोस्ट आई लोग थिंक मोस्ट लोग शहर को या कंट्री को, जर्मनी को छोड़ के चले जा रहे थे, बिकॉज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट एंड ऑल, देयर वर टू ग्रुप्स. वन वाज द एलाइड पावर्स एंड द अदर वाज द एक्सिस पावर्स. ठीक है, सो एलाइड पावर्स तो तुम्हें पता है कौन कौन थे. एलाइड पावर्स में यू कैन से वाज इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रशिया ब्रिट- एंड लेटर ऑन ज्वाइन किया यूएसए. ठीक है, और एक्सेस पास में वही देयर वाज जर्मनी, 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 इटली, जापान। देयर वाज इटली, देयर वाज ऑस्ट्रिया हंगरी. बाय दैट टाइम तो ऑस्ट्रिया हंगरी वाज काइंड ऑफ इतना ज्यादा क्लोज टू जर्मनी कि वो प्रशिया का ही पार्ट था. Yes, Kshitij, Einstein was also one of them who left Germany. वो हम लोग पढ़ेंगे in the 4th chapter जो तुम्हारे बुक में है, आइंस्टाइन एट स्कूल. उसमें हमें उसके बारे में थोड़ा सा पता चलता है. ठीक है, नॉट मच. तुम लोग आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़े थे अबाउट आइंस्टाइन, रिमेम्बर? यस मैम, यस ऑस्ट्रिया हंगरी 9th में था मैम वो चैप्टर। 9th में था. ठीक है, वही हाँ, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड फाइनली इट वाज जापान. ठीक है, वो इसका पार्ट है, ये यहाँ पे आ नहीं रहा है. These were the countries जो mainly Axis and Allied powers थे. जनरली जब भी वॉर होता है या वर्ल्ड वॉर या कोई भी टाइप का वॉर होता है, देर आर सम कंट्रीज विच आर नोन एज न्यूट्रल कंट्रीज. न्यूट्रल कंट्रीज आर दोज कंट्रीज जिसका तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं है. maybe they are your allies or they are not even your allies, they are not going to be involved in wars. ठीक है, मैम इंडिया, इंडिया wasn't exactly a neutral country तभी, क्योंकि तभी इंडिया में ब्रिटिश पावर थे, and the British powers they really exploited the Indians and they sent the Indians for the war. ठीक है, बट न्यूट्रल कंट्री तुम बोल सकते हो समथिंग लाइक चाइना, और कोई और अगर कंट्री हो जाए तो उस हिसाब से तुम उसे न्यूट्रल कंट्री कह सकते हो. लाइक साउथ अमेरिका के कंट्रीज, अफ्रीका के कंट्रीज, दे ऑल वर न्यूट्रल कंट्रीज. ठीक है, they had no link with the war. But even in Europe there were a lot of neutral countries like Poland, Holland as in Netherlands. These were and actually up to a level even Switzerland. These places were neutral countries. ठीक है, they were not supposed to be involved in the war. But the Germans, the Axis power, they did not follow the ploy of war. वो properly follow नहीं किए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था. They went around even entering the neutral countries. एन फ्रैंक जैसे उसका फैमिली हॉलैंड भाग गया था, वैसे ही there were lots of people who were living in Holland who also came under the regime of Germany, of the Nazi regime, and even they were taken away from their homes. One such person was the writer of the chapter जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, that is मार्गो मिंका. ठीक है, she was also a person who lived in Holland. She's a Jew who lived in Holland. जो काफी नॉर्मल थे. They did not really care about what was happening till the Germans, they kind of infiltrated Holland. वो Holland enter कर गए and धीरे धीरे their lives also became worse. ठीक है, many of them
had to leave their possessions, अपने घरों को, अपने चीजों को छोड़ के उन्हें दूर चले जाना पड़ा. Many of them ran away. वो कंट्री ही छोड़ दिए, हॉलैंड वॉलैंड सब छोड़ दिए. They went away as far as possible. Some unfortunate people नहीं भाग पाए, छोड़ने का ट्राई किए, भागने का भी ट्राई किए, but they all got captured. Margot Minka's family was also captured. This chapter जो आज हम लोग पढ़ेंगे is kind of an autobiographical. ठीक है, it is kind of autobiographical where she says that after the war was over, her entire family was captured. She, her parents, her husband, her sister, they all were captured, and everybody died except for the narrator, except for the author. She was the only one of her entire family जो जिंदा रह गया. And she had to come back. She did not come back to Poland immediately. पोलैंड भी अगर आई तो अपने शहर में इमीडिएटली वापस नहीं आई. वॉर को खत्म हुए 5 साल हो गया, उसके बाद भी समहाउ उसे वापस घर आने का मन नहीं कर रहा था. कोई बोल सकता है क्यों? She should have been happy to come back to her place. मैम जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ था मैम उस टाइम. ये तो जर्मनी में है ही नहीं, ये तो हॉलैंड में है. मैम क्योंकि उससे बैड यादें एसोसिएटेड हैं. Exactly. She did not want to come back to her hometown because अपने hometown में उसके साथ कौन से यादें जुड़े हैं? अपने family का. And she knows that her family is dead, nobody is returning. So do you think she wants to go back to a place जहाँ पे बहुत ज़्यादा memories attached हैं? Do you think any of you can go back to a place जहाँ पे बहुत memories attached है, and now those memories have converted into a bad memory, into the memories of loss? Do you think anybody can bear that pain? That's a very, very difficult pain to bear. But 5-6 years later, she returns. Because before the war, जब उसके family को छोड़ के जाना पड़ रहा था and all, that was a time when the narrators, ठीक है, when the narrator's mother, when the narrator's mother had given up certain of her family heirlooms, कुछ कुछ अपने घर के चीजें वो एक औरत को दे चुकी थी, ये बोल के कि आप मेरे चीजों को रखो, जब मैं वापस आऊंगी या जब मेरा फैमिली वापस आएगा ये चीजें हम ले लेंगे. She did not request the woman. The woman came on her own to ask, to tell her कि आप तो अभी चले जाओगे, इसके बाद आपके चीजों का क्या होगा. So kind of that woman had come on her own to ask for those things, but narrator's mother had given those things with the condition कि जब हम वापस आएंगे हम अपने चीजों को वापस लेंगे. The narrator, when she, after 5 years of the war, 5-6 years war का हो चुका था, when she returns, she is first of all not very interested in taking the things. लेकिन कुछ साल बाद जब उसको मन किया कि ठीक है मेरे घर की यादें हैं, all the things जो belong करते हैं मेरे family को, I should go and look at those things. She remembers the address जो उसकी mother उसे learn करवाई थी कि वापस आओगी तो इस एड्रेस में हमारे घर का सब सामान रखा हुआ है, वो सब ले लेना. She remembers the address. She comes to the address. But the woman वो जो वहां पे है उस घर में, she has no interest in giving back those things. क्यों नहीं देना चाहती है? क्यों नहीं देना चाहती है? Why doesn't she want to give those things back? Just guess करो. Hello. Why doesn't she want to give those things back? Because इतने सालों में she has started using those things as her own. तुम अगर किसी की चीजों को हड़प के यूज करना शुरू कर दो, कुछ सालों में देखना तुम उसे अपना ही समझ के बैठ जाते हो. एंड डू यू थिंक उसके बाद तुम्हें कोई अगर आके मांगे तो तुम उसे वापस करोगे? इफ यूर अ गुड पर्सन तुम दे दोगे, इफ यूर अ नॉट गुड पर्सन यू विल not want to give it back. And this is exactly what happens.
The chapter's name is The Address, and this is the address that houses, ठीक है, I'm using the word houses, all her family's heirlooms. Houses all her family's heirlooms. Heirlooms मतलब फैमिली का होता है ना कुछ कुछ चीजें जो बहुत लाइक फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ऑल द अदर थिंग्स जो उसके घर का है, जो उसके घर में बिलोंग करता था, जो उसके मदर के लिए बहुत क्लोज था, एंड दोज थिंग्स विच शी काइंड ऑफ ट्रेजर्स. देखना, इफ देर आर सम थिंग्स तुम्हारे घर में, तुम्हारे लाइफ में, जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मे बी वो चीज बहुत महंगा नहीं है, बट फॉर यू दैट हैज अ लॉट ऑफ इमोशनल वैल्यू. Maybe somebody has gifted that to you, your grandfather or your grandparents have given that to you, or something जिसका तुम देखना बहुत ही ordinary चीज है, but तुम उसे बहुत संभाल के रखते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए it has an emotional value. Do you think वो emotional value को 1 मिनट में काट सकते हो? Is it very easy to remove things from your emotional value? Am I audible to you guys? Yes, ma'am. Okay. Now tell me, how many of you live in hostels? Please raise your hands, all those who live in hostels. Not now, abhi to tum log lockdown mein, most of you are in the house. But how many of you generally have lived in hostels? Okay. Ramanujan and Supreme वाले बच्चे तो थे ही. और most of the Ramanujan and Supreme वाले बच्चे तो तुम लोग सब हॉस्टल में ही रहे हो, right? Okay. तुम लोग जो हॉस्टल में रहे हो, you go back home, मतलब नॉर्मल कोई भी ईयर में, you go back home maybe once a year or twice a year. Sham, तुम बोलो. You go back home maybe once a year or twice a year. नहीं, तुम घर कितने बार वापस जाते हो? आशीष, साल में एक बार या दो बार ही जाते हो? एक बार या दो बार ही जाते हो? अब मुझे बताओ. 3 बार भी. 3 बार जाते हो? ओके. अब मुझे बताओ, तुम्हारे बेडरूम में, इफ यू हैव योर ओन बेडरूम और समथिंग, अगर तुम्हारा कोई चीज, तुम जब वापस जाते हो और तुम्हारा कोई चीज अगर मिसिंग होता है, तुम्हें पता चलेगा? नो मैम. तुम्हें पता नहीं चलेगा? ओके. श्याम, मैम वैसे पता ही नहीं चलेगा. क्यों चाहिए? तुम्हारे घर में चीजें बदलते रहते हैं क्या हर बार? हर बार जाते हो तो कुछ मैम नया एक दो चीज चीज मिलता का है? पता चलेगा, हम्म. मैम एक दो कुछ चीज का मैम. पता चलेगा क्योंकि उससे मैम इमोशनल एग्जैक्टली. कुछ मैम इमोशनल ज्यादा वैल्यू। काम करेगा मैम. एक्चुअली तुम जो बाहर रहते हो, तुम्हें ज्यादा पता चलेगा देन दो स्टूडेंट्स जो अपने ही घर में रहते हैं. तुम्हारे बेडरूम से अगर कुछ चीज हटा भी दिया जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. बट जो बाहर रहते हैं, जो अपने घरों में, दे कम मे बी वंस अ ईयर, दे मिस एवरी लिटिल थिंग इन देयर रूम. they miss their parents, they miss their bed, they miss everything. इसीलिए वो ऑलमोस्ट सब चीजों को अच्छे से पहचानते हैं. And that is what an emotional connect is. When you have something for granted, like तुम वही रहते हो, something is there with you, it may not be very important to you, but the moment you are far away from it, तुम उसी चीज को अपने दिमाग में तुम एक पिक्चर बना के तुम देख पाते हो, and thus तुम्हारा emotional value उसके लिए बढ़ जाता है. If you have any emotional attachment with things, देखना उससे दूर जाना will become very difficult. लेकिन तुम्हारा अगर चीजों के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, यूजुअली चीजों के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है. चीजें रिप्रेजेंट करते हैं उस इंसान को जिसके साथ तुम्हारा इमोशनल अटैचमेंट है. सो सोचो, यू हैव समथिंग दैट योर मदर हैड गिफ्टेड टू यू. ठीक है, वो चीज तुम्हारे लिए बहुत प्रेशियस है, और योर बेस्ट फ्रेंड हैड गिवन टू यू, बट फिर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे लाइफ से चला गया और समथिंग, सो दैट थिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. एंड वो ऑब्जेक्ट मे बी मोस्ट ऑर्डिनरी थिंग, एक बॉल ही हो सकता है, क्रिकेट बॉल हो सकता है, बट वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट टू द अदर पर्सन.
बट ऑफन टाइम्स देखना, इमोशनल अटैचमेंट तुम्हें वीक कर देता है. इट मेक्स यू सैड, इट मेक्स यू ऑलवेज फील लाइक दिस शुडंट हैव हैपेंड. एंड उसे कहते हैं समथिंग विच मार्गो मिंका हैड आल्सो फेस्ड, उसे कहते हैं सर्वाइवर्स गिल्ट. This is a phenomena. This is a psychological phenomena where अगर कोई traumatic incident को सोचो, there was an earthquake, everybody died, only you survived. You should feel you're very lucky. You should feel you should be very happy. You're the only one who survived, but you will not feel happy. You will not feel lucky. You will feel sad. तुम्हें लगेगा कि why did only you survive और तुम्हारा पूरा family सब चले गए. तुम्हें लगेगा कि मैं भी साथ क्यों नहीं चला गया, why didn't I die. That is what we call survivor's guilt. ठीक है, that is what we call survivor's guilt. survivor's guilt मतलब जो इंसान ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से बच जाते हैं, उनके अंदर ये गिल्ट होता है कि मैं क्यों सर्वाइव कर चुकी हूँ, और why did I survive, why didn't others live with me, or why did I have to live, why couldn't my entire family live and I could have died. Those are the feelings जो survivors में आता है. मार्गो मिंका और द नरेटर, जो हम वी डोंट नो एग्जैक्टली वो मार्गो मिंका ही है या नहीं, बट द नरेटर को थ्रू आउट द चैप्टर वील सी शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस सर्वाइवर्स गिल्ट. इज दिस क्लियर एवरीबडी? आइडिया समझ आ रहा है? इमोशनल वैल्यू ऑफ Yes, थिंग्स, ma'am. इमोशनल वैल्यू ऑफ Yes, थिंग्स ma'am. एंड द सर्वाइवर्स गिल्ट, ये दोनों कैसे कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है, ओके. Let us start with the chapter. Can you all see the chapter? Text clear है सबको, सबके पास? Yes, ma'am. Okay. So the narrator, she has reached the house, the address, वही वाले एड्रेस जिसको वो लर्न की थी, आज वो उस घर के बाहर है. थोड़ी सी डरी हुई है, थोड़ी सी सहमी हुई है, बिकॉज शी डजंट नो कि वो राइट एड्रेस में है या नहीं. और उसे ये भी नहीं पता है कि शुड आई गो एंड सी दोस थिंग्स, क्योंकि अगर वो मैं चीजें देखूंगी, मे बी वो बैड मेमोरीज ऑफ द हॉलोकॉस्ट ऑफ द वॉर वो मेरे दिमाग में वापस आ जाएगा. बट फिर भी अपने आप को काबू करते हुए शी हैज रीच द एड्रेस, एंड द वुमन इनसाइड वो दरवाजा नहीं खोल रही है. वो बहुत ही दरवाजे को छोटे वे में लाइक जस्ट थोड़ा सा एक स्लिवर जैसा खोल के रखी है, बिकॉज शी डजंट वांट द गर्ल टू एंटर द हाउस. ठीक है. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. अ चिंक मतलब बहुत ही हल्का वे में वो खोल के रखी थी दरवाजा, इतना कि उसको घर के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था. ठीक है. I came closer and stood on the step. So now the girl, the narrator, she comes very close. वो पूरे घर के बाहर जो सीढ़ियां है वहां आके खड़ी हो जाती है. No, I don't know you. I am Mrs. S's daughter. She doesn't use the full name, वो बस initial use करती है. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. Now the woman, she did not want to open the door. ठीक है. She did not want the girl to enter the house. और somehow उसके चेहरे में देख के लग नहीं रहा था कि वो पहचानती है इसे. तो for a second the narrator started feeling very odd. उसे लगा क्या मैं गलत एड्रेस में आ गई हूँ, क्या मैं गलत घर में आ गई हूँ. She couldn't understand anything. Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. So, जिस woman के घर वो आई है, Mrs. Dorling, ठीक है, that is the name of the woman, जिसके पास उसकी mother ने सब सामान रख के गई थी, ठीक है? Mrs. Dorling.
फॉर अ सेकेंड द गर्ल इज थिंकिंग, द नरेटर इज थिंकिंग कि मे बी वो गलत एड्रेस में आ गई है, क्योंकि दिस वुमन उसे बिल्कुल नहीं पहचान पा रही है। फिर उसे लगता है कि मैं तो मिसेस डॉर्लिंग को बस एक ही बार देखी थी, तो हो सकता है कि मैं ही गलत कर रही हूँ, मैं ही गलत बोल रही हूँ, मे बी आई हैव कम टू द रॉन्ग एड्रेस, एंड शी इज अ बिट कंफ्यूज्ड। The woman let go of the door. So now that the woman saw कि उसके चेहरे में confusion है, तो वो क्या की, वो थोड़ा सा दरवाजा को और खोल दी, and now she almost stepped out of the door, and she was wearing a green color का knitted cardigan, cardigan as in sweater जैसा, ठीक है। And लड़की suddenly, the narrator suddenly she realizes कि ये वही कार्डिगन है, वही स्वेटर है जो उसकी मम्मी पहना करती थी, और उसे पता चल जाता है कि वो करेक्ट घर में आई है, ठीक है। The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. इतना धुला था कि वो जो बटन्स है वो काइंड ऑफ उसका कलर, उसका रंग छुट गया था। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. Now that the woman, Mrs. Darling, उसे पता चल गया कि वो उसका कार्डिगन से पहचान गई, वो अपने आप को छुपाने का ट्राई कर रही है। But I knew now that I was right. Well, you knew my mother, I asked. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Generally, if you get to know कि somebody, तुम्हारे relative या कोई friend, somebody is alive after many years, you should be happy, shouldn't you? Shouldn't you be happy कि the person has returned, वो जिंदा है? और यहाँ पे उस लेडी का रिएक्शन क्या है? Have you come back? I thought that no one had come back. उसे लगा था पूरा फैमिली ही मर गया है, तो she was very happy कि पूरा सामान तब उसी का हो गया। But now when this girl has returned, वो kind of डर जाती है, ठीक है। Only me. So here we realize that only the girl, only the narrator is alive. उसका बाकी family is no more there. The door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अभी उस woman के घर के अंदर कोई एक bedroom का door खुला होगा, कोई एक पूछा होगा, like maybe her husband or her child or somebody might have just opened the door and asked कि कौन आया है बाहर, and this woman must have just like भगाने के लिए बोली होगी कि कोई नहीं, ठीक है। So she could the girl can, बाहर से she can hear a door open, and somehow there's a musty smell in the air. Musty smell मतलब अगर तुम्हारा घर बहुत दिन तक बंद रहता है, तो देखना उसमें कैसा एक बहुत ही एक अजीब काइंड ऑफ स्मेल हो जाता है, उसे मस्टी स्मेल कहते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दिस क्लियर एवरीबडी? Yes, ma'am. So you all understood what the meaning of musty smell? Yes, ma'am. Okay. I regret I cannot do anything for you. So Mrs. Darling somehow उसे भगाना चाहती है और बोलती है कि सॉरी मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ। So the girl is like, but I came all the way. मैं आपसे मिलने के लिए पूरा ट्रेन जर्नी करके आई हूँ। और वो बोलती नहीं नहीं मैं अभी बहुत बिजी हूँ, अभी टाइम ठीक नहीं है, आप अभी चले जाओ, और उस वैसे करके उसे भगा देने का ट्राई कर रही है। I've come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. Why do you think, all of you please answer this, why do you think the woman Mrs. Darling, वो चोरी छुपे दरवाजा बंद कर रही थी? Why didn't she want her family to know that this girl is here? Anybody? मैम वरना उसके फैमिली वाले उस वो चीज उसको लौटा देते वापस। मे बी उसके फैमिली को पता भी नहीं है कि ये सब चीजें किसी और का है। उसके घर में जो सब चीजें हैं, मे बी उसके फैमिली को पता नहीं है। मे बी जब वो लाई थी, वो ये बोल के लाई थी कि मैंने ये सब खरीदा है। सो हर फैमिली है मे बी हैज नो आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन दिस मिसेस डॉर्लिंग इज, ठीक है।
I stood where I was on the step. Now this girl, the narrator, she can't go anywhere. She can't understand. वो just बाहर उसी सीढ़ियों में खड़ी होके रह जाती है. She tries to look inside the house. She can feel a curtain move in the bay window. And she feels maybe वो बात कर रहे होंगे उसके husband या कोई पूछे होंगे कि बाहर कौन था. And Mrs. Darling बोली होगी कि कोई नहीं. Because that is what is her existence. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. ये line बहुत important है. It was nothing because Mrs. Darling के लिए this girl means nothing. For the narrator herself, she herself means nothing because of the survivor's guilt that she has, that she survived and her family died. She is kind of in that point of life जब उसे खुद का existence ही पसंद नहीं है, वो बस survive कर रही है and she has no idea why is she living. ठीक है? I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel, and on the jam a bit higher, the number 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been the first half of the war. So you can understand, अगर war खत्म होने के बाद ये chapter 5 साल बाद लिखा गया है, तो beginning of the war मतलब almost 7-8 साल पहले. ठीक है? I was home for a few days and it struck me immediately that something or the other about the rooms had changed. I missed various things. Now she lived outside. वो कहीं और either पढ़ाई करती थी या नौकरी करती थी. So when she came back home, she realized कि घर में ना बहुत सारे चीज बदल गए हैं. बहुत सारी चीज missing है. And she couldn't understand why. ठीक है? She asked her mother कि mom ये वाला चीज missing है क्या? उसकी मदर भी काफी सरप्राइज्ड हो गई थी कि इसे याद कैसे था. उसे लगा था कि बेटी को पता भी नहीं चलेगा, मैं ये सब चीजें दे दूंगी. ठीक है? I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She has suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she came regularly. ये वाला पार्ट से मुझे कोई बोल पाएगा मिसेस डॉर्लिंग का कैरेक्टर? ये वाला पार्ट से कैन एनीबॉडी डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग्स कैरेक्टर टू मी? Greedy. हाँ यशस्विनी बोलो. Ma'am, she was greedy. Now look at her character. She was an acquaintance, as in दूर का जान पहचान. Acquaintance मतलब जान पहचान होता है. ठीक है? She was an acquaintance of my mother, जो बहुत सालों से उसके साथ कोई relationship नहीं रखी थी. She never spoke to her. She never came to meet. It was only after Hitler and the Nazis they had entered or the war had started and everybody knew कि Jews को छोड़ के जाना पड़ेगा. That was the time she came. She met the mother. She spoke to her. और उसके बाद वो daily उससे मिलने आया करती थी. क्यों? ये दोस्ती उसने दोबारा क्यों किया? Why did she be friendly with her? मैम क्योंकि उसे काम था तो इसीलिए. उसे बेसिकली उसके घर के चीजें चाहिए थे. उसे पता था कि इन लोग को यहाँ से भाग के जाना पड़ेगा. इनके घर में काफी अच्छे महंगे चीजें होंगे, एंटीक चीजें होंगे. देखना सबके घर में कुछ ना कुछ बहुत महंगा होता है. ठीक है? एंड शी न्यू कि दे वुडंट बी एबल टू कैरी एवरीथिंग. तुम अगर भाग रहे हो तो तुम क्या लेके जाओगे? तो ये इसी मौके का फायदा उठाते हुए she wanted to take all the things to her own house. ठीक है? Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I'm worried she got a crick in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. So you can understand the mother, the narrator's mother is what we call a
Gullible woman. Can anyone tell me what do you mean by the word gullible? Can anybody tell me the meaning of the word gullible? मैम जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं जल्दी। Those who can be easily manipulated. Exactly. A naive or a person जो easily लोगों के बातों में आ जाते हैं। तुम्हें अगर कोई बताए कि पता है वहां पे भूत है और तुम बिलीव करने लगो कि वहां पे भूत है और तुम वहां जाओ ही मत, उसे कहेंगे gullible. Somebody who can easily be manipulated, somebody who can easily be like उनको अपने बातों में easily तुम अपने तरफ कर सकते हो, उन्हें gullible कहते हैं. The mother was gullible because उन्हें लग रहा था कि मिसेस डॉर्लिंग हमारे लिए फेवर कर रही है. शी इज हेल्पिंग अस. शी इज टेकिंग द रिस्क बाय कीपिंग आवर थिंग्स इन हर हाउस. But what is Mrs. Darling doing? What is Mrs. Darling doing? She's kind of looting her. उसके घर में जितने भी एक्सपेंसिव चीजें हैं, एंटीक सामान है, वो सब somehow ले रही है. ठीक है? Is this clear everybody? Is this clear everybody? Yes, ma'am. हर्ष, कीर्ति, साकिब, Yes, ma'am. ठीक है. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. This is what the mother believed. कि वो उसके अच्छे चीजों को सेव करके रखना चाहती थी. But she had no idea that this woman was extremely selfish. If we were here, if we have to leave here, we shall lose everything, she says. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she's running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. So the girl, the narrator, she was not convinced. तो वो काइंड ऑफ अपनी मदर को बोली कि आई होप आप उनसे बात कर चुके हो ढंग से कि हम लोग जब वापस आएंगे वी विल टेक ऑल द थिंग्स बैक. लेकिन उसकी मदर बोली कि अरे ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, ऑफ कोर्स इसका यही मतलब है ना कि हम जब वापस आएंगे तो हम ले लेंगे. वो इतना रिस्क लेके हमारा सामान को वो अपने घर में रख रही है. इफ द नाजीज कम एंड दे सी ऑल दोस थिंग्स इन हर हाउस, इवन शी विल बी इन ट्रबल. But she is taking care of all that because of us. See how much she loves us. तो ये बोल के उसकी माँ somehow narrator को चुप करा दी. But the narrator wasn't convinced. Is that clear everybody? Yes, ma'am. यहाँ तक मार्क कर लो. हम लोग अगले क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे. Is that clear? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. All of you? ठीक है. Then I'm ending the class now. And मैं दोनों क्लास का रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज दूंगी. लास्ट क्लास का भी और आज के क्लास का भी. ठीक है? आज जहां से भी रिकॉर्डिंग शुरू की हूँ वहां से रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी. Is that all right everybody? Yes, ma'am. Okay. Thank you guys.